बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त बज़ाहिर जिस तरह से चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर आप टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे सदारती इंतखाब चल रहा है और आसिफ ज़रदारी जो है उनकी जीत यकीनी है। असल में नाज़रीन, इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी और सख्त किस्म की परेशानी है और सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पस पर्दा इस वक्त क्या हो रहा है और ना सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों में बल्कि अदलिया के अंदर भी मुख्तलिफ सोच है इस वक्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा एक अहम ऑर्डर पास किया है और इस ऑर्डर ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं, या मुहावरतन वो कहते हैं ना जी कि तोते उड़ाकर रख दिए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या अहकामात और ये बुशरा बीबी के मुकदमे के हवाले से हैं, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फिर इसी तरीके से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो आज क्यों हैरानो परेशान होकर रह गए हैं, उनके हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बुशरा बीबी के एक केस में एक अहम तरीन जो अहकामात हैं कुछ जारी किए हैं। तो बैकग्राउंड बताऊं तो माजरा कुछ ऐसे था कि बुशरा बीबी को जो अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको बजाय इसके कि अडयाला जेल रखा जाता, उनको रखा गया बनी गाला में। और उस वक्त फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा भी किया गया, देखें जी बुशरा बीबी बनी गाला चली गई हैं, कोई डील कर ली है इमरान खान ने, इमरान खान भी बनी गाला चला जाएगा। ये भी कहा गया जी कि देखें पीटीआई की आम जो वर्कर्स हैं वो तो जेलों में है, तो बुशरा बीबी को बनी गाला क्यों रखा गया। हालांकि वो इंतज़ामिया का डिसीजन था, बुशरा बीबी का नहीं था। वो तो अडयाला जेल उस वक्त पहुंची थी और उन्होंने कहा था मैं अडयाला जेल में आ गई हूँ, सरेंडर करती हूँ, मुझे अरेस्ट किया जाए और अडयाला जेल में ही रखा जाए। लेकिन और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया, मुझे कहा गया जी कि आपको कोई फार्म हाउस में लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे बनी गाला ले जाया गया। तो बहरहाल फिर इस मामले के ऊपर बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इन्हें अडयाला जेल में रखा जाए, बनी गाला में इन्हें नहीं रखा जा सकता। इस दरख्वास्त के ऊपर बेसिकली जो समात है वो हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनकी जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर समात की गई। एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक बड़ा हुक्म ये दिया है कि रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि बुशरा बीबी साहबा को जो बनी गाला में रखा गया है वो वहाँ पर किस हालत में है और वहाँ पर जाके चेक किया जाए और कैसे उनको रखा गया है, ये सारी तफसीलात जो हैं वो मांगी गई हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ ये भी बताता चलूँ कि बुशरा बीबी के हवाले से कुछ तफसीलात इतलात भी सामने आई थी। जो पीटीआई रहनुमा थे उन्होंने ये कहा था कि उनकी वहाँ पर कुछ तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ दिया गया जिसकी वजह से छाले वगैरह उनके मुंह में निकले। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो कि तलब की गई है। फिर दूसरे नंबर पर जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से वो ये है जी कि चूँकि अडयाला जेल में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और अडयाला जेल के अंदर तादाद इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पर बुशरा बीबी को रखा नहीं जा सकता। तो अब आप इसमें देखें कि क्या मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म का ये मौक़िफ़ है। अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो इमरान खान साहब को वहाँ रखा जा सकता है, बुशरा बीबी को वहाँ नहीं रखा जा सकता। तो क्या इमरान खान के लिए सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है तो उनको वहाँ पर क्यों रखा गया है और बुशरा बीबी को आपने जो है वो बनी गाला में रखा गया है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इस केस में जो आज हाईलाइट भी हुआ कि देखें अडयाला जेल जो आता है वो पंजाब की प्रीमिसेस में आता है और जो बनी गाला है वो तो इस्लामाबाद में है। तो एक किस्म का ये सूबे से आपने ट्रांसफ़र किया है, तो जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। तो बहरहाल ये कुछ मुख्तसर सी समात का पोर्शन है जो कि हुआ। लेकिन इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जो ऑब्ज़र्वेशन या जो रिमार्क्स या जो सवाल था बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसने आप समझेंगे बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में इस केस में फ़ैसला भी दे दिया है, वो ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवाल उठाया कि जिस घर के अंदर बुशरा बीबी साहिबा को रखा गया है वो घर किसकी मलकियत है और क्या जिस शख्स की वो मलकियत है उसकी इजाज़त से बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा गया है। तो जवाब क्या है, बिल्कुल नफ़ी में है। वो बुशरा बीबी की मलकियत नहीं है, वो इमरान खान की मलकियत है। इमरान खान साहब से तो नहीं पूछा गया कि आपके घर को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को हम वहाँ पर रख रहे हैं, और बुशरा बीबी तो कह चुकी है कि उन्हें तो अडयाला जेल के अंदर रखा जाए। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल था जिसका आंसर नहीं कर पाए जो प्रोसिक्यूटर थे। और इसमें एक और ये भी क्वेश्चन कि जो इमरान खान साहब का वो घर है
कैसे जो गवर्नमेंट है वो इस तमाम तर मामले में वो ख़ुद से उसके ऊपर जाकर और रख सकती है बुशरा बीबी को वहाँ पर। यानी कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट की होती तो वो अपनी प्रॉपर्टी में बेशक इधर उधर रखना चाहें तो वो बेशक रखें, लेकिन वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की नहीं है, तो वो कैसे रख सकते थे। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है बुशरा बीबी साहिबा की ये जो दरख्वास्त थी इस केस के अंदर। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ऐवान के इक़्तिदारों में कैसे सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। एक तो नाज़रीन आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि फॉर्म 45 को लेकर इस वक्त बड़ी परेशानी पाई जा रही है। इवन कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बड़ी परेशानी पाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपलोड करता है फॉर्म 45 और फिर उसके बाद खुद ही डिलीट कर देता है। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 300 से ज़्यादा दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे चुका है वो इलेक्शन जीते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि सलमान अकरम राजा साहब और इस्लामाबाद के जो हल्के हैं इनके फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करा चुके हैं कि ये देखें ये हमारे फॉर्म 45 हैं और इनमें हम जीते हुए हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए आप कहें कि परेशानी ये भी बनी हुई है कि पीटीआई ना सिर्फ अपने फॉर्म 45 लेकर आ रही है बल्कि वो टीएलपी और जमात इस्लामी के भी फॉर्म 45 लेकर आ रही है और बता रही है कि देखिए उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम यहाँ पर जीते हुए हैं, लेकिन वहाँ पर डिक्लेयर जो विनर है वो किसी और को किया गया है। और इस वक्त ज़्यादा मसला ये पड़ा हुआ है कि जो मुबैना तौर पर कांट जांट करने के बाद फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए तो वहाँ उस कांट जांट के बाद जो दूसरे उम्मीदवार जिसको जीत जो है वो दी गई या कामयाब करार दिया गया तो वो फॉर्म 45 सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ही है। और जो हारने वाले हैं उन सारों का जो फॉर्म 45 है यानी कि जमात इस्लामी, टीएलपी और पीटीआई का फॉर्म 45 एक है जिसमें वो जीते हुए हैं और इलेक्शन कमीशन का मुबैना तौर पर कांट जांट के बाद जो फॉर्म 45 है वो मुख्तलिफ है। तो ये इस वक्त बड़ी एक मुसीबत आप कहें बनी हुई है और फॉर्म 45 को लेकर इस वक्त शदीद दबाव भी है कि इस सारे मामले को अब किस तरह से टैकल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आलमी लेवल पर भी जो आवाज़ बुलंद की है, इवन के इंटरनेशनली भी इस हवाले से आवाज़ें सामने आई जी कि ये जो मामला है धांधली वाला, इन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। एक तो 14 दिन के अंदर उन्होंने अपलोड नहीं किया और फिर दूसरे नंबर पर 14 दिन के बाद जब उन्होंने अपलोड किया तो वो भी उनको फिर डिलीट करना पड़ा या गायब करना पड़ा या हिडन करना पड़ा। तो उन फॉर्म 45 के ऊपर भी जो सवालिया निशान है वो मौजूद है। फिर आपको एक अंदर की खबर भी दूँ या जो हम गुफ्तगू वगैरह करते रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है एज आ रिपोर्टर, इलेक्शन कमीशन के अंदर से अपने उनके जो बंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। यानी कि एक तो सब कुछ खुल गया ना सामने फॉर्म 45 आने के बाद, लेकिन फिर इसके अलावा जो कुछ लोग सामने आ गए, चट्ठा साहब लियाकत चट्ठा जो है कमिश्नर रावलपिंडी वो सामने आ गए, लेकिन दबे लफ्ज़ों में भी अंदर, ज़ाहिर सी बात है खुलकर तो वो सामने नहीं आ रहे। खुलकर किस तरह से वो सामने आएंगे, उन्होंने नौकरियां भी करनी है, बाकी मामलात भी हैं। लेकिन मामला ये है कि सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है। तो बहरहाल जी ये एक नंबर पर तो चीज़ ये होगी, फॉर्म 45 को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन इम्पोर्टेंट सबसे जो मामला है वो अदलिया की साइड वाला मामला है। इस वक्त नाजरीन अदलिया के अंदर भी मुख्तलिफ सोच है, ख़ास तौर पर जब से बल्ले के निशान वाला फ़ैसला आया और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हुए और फिर उसके बाद आप देखें कि पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फ़ैसला देता है और उसे पार्लियामेंट जो है अयाज सादिक साहब स्पीकर साहब जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते और हल्फ जो हैं वो ले लेते हैं। तो अदलिया के अंदर भी ये जो मुख्तलिफ सोच है ये सेकंड नंबर पर वो अहम आप कहें कि एक दबाव है जो बहुत ज़्यादा बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि वो फटेगा, क्योंकि खामोश भी अगर रहें तो खामोश कब तक रहा जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर अदलिया के ही अहकामात ना माने जाएं तो फिर किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे चल पाएंगी। और फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह से जो चीज़ें हैं, जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये इस वक्त अदलिया की साइड पर भी जो दूसरा महाज है, आप कहें कि एक सतून है जिसको कहा जाता है, उस साइड पर ये जो मामलात हैं वो चल रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जी कि अवामी लेवल के ऊपर इस हकूमत को भी कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है
और खुलेआम लोग कहते हैं जी कि धांधली के ज़रिए ये आए या इनको लाया गया, इनको हम तस्लीम नहीं करते, इनको हमने मैंडेट नहीं दिया। मैंडेट तो हमने इमरान खान साहब को दिया है और इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। और इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं, कैसे उनको सज़ाएँ सुनाई गई, उसने मज़ीद चीज़ों को एक्सपोज़ किया। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आप जो कि पसे पुश्त हैं, इस वक्त फ्रंट पर नहीं हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। और बज़ाहिर इन्होंने बिल्कुल बेशक 2/3 अक्सरियत, PTI की भी मखसूस नशिस्तें लेकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। आज जो सदारती इलेक्शन हो रहा है उसमें भी आसिफ जरदारी को सदर बना दिया जाएगा। सारे वोट जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनके ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ही बनना है। बज़ाहिर तो हुकूमत ही अपनी बना रहे हैं, 2/3 अक्सरियत भी ले रहे हैं, लेकिन सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। और फिर उसके बाद माशी साइड पर भी जो चैलेंजेस हैं, कोई प्लान नहीं है इनके पास कि किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा। IMF से आप मज़ीद कर्ज़ा लेंगे तो उससे क्या होगा, बिलों को मज़ीद महंगा करेंगे आप ऑलरेडी बिजली और गैस के जो बिल हैं वो पहुंच से दूर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। लेकिन जब आप मज़ीद कर्ज़े लेंगे तो मज़ीद उसमें आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल कहाँ पर चला गया, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद आप बढ़ाएंगे, इस तरह से फिर डॉलर की भी कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। तो एक अनसर्टिनिटी जो है वो भी पैदा होगी माशी लेवल के ऊपर भी। और ये एक और नया महाज आप कहें और एक नया दबाव आप कहें जिसके होते हुए ये जो हुकूमत है, या आप कहें कि ये जो कंपनी है वो नहीं चल सकती। तो बज़ाहिर ठीक है, ये अपनी हुकूमतें बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसी हुकूमतें बनानी हैं तो वो पहले भी कहा गया था ना कि इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, बस ऐसे ही आप लिख के दे दें, जिस तरह से अभी फॉर्म 47 आए, ठीक है जी, फ़लाना जीत गया, फ़लाना सदर, फ़लाना ये फ़लाना वो, तो बस जिसको फिर मर्ज़ी बिठा दें हुकूमत में। ये इतना सारा इलेक्शन का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और आखिर में नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में, चूँकि अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सेशन इस वक्त चल भी रहा है, तो पार्लियामेंट में जी जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हुए हैं। और सारे जितने भी मेंबरान आकर कौमी असम्बली में वोट डाल रहे हैं, तो वो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी कुछ हैरान परेशान हुए हैं। वो ऐसे जी कि जब भी वोट डालने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा आते या उधर डाइस के सामने, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा इमरान खान साहब के हक़ में जो नारे थे वो लगाते थे, और आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनको देखकर वो जो नारे थे वो लगाते थे। और दूसरी तरफ के जो खैर आते थे वोट डालने के लिए, वो तो खैर उनकी जो कहानी है वो भी सोच दें। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक चीफ़ जस्टिस हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी अदम एतमाद किया जा चुका है इमरान खान साहब की जानिब से, और जो कुछ फ़ैसले उनकी जानिब से दिए गए, इवन के अगेंस्ट वो फ़ैसले आए, और कुछ फ़ैसले महफूज रखे गए, और वो फ़ैसले जब सुनाए गए तो वो गैर मौसर हो गए। तो फिर इतने देर फ़ैसले महफूज रखने का क्या मकसद था। तो इस तनाजुर में ज़रा देखा जाए, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर उनके हवाले से तशवीश थी कि ये क्यों इस तरह से उनके साथ हो रहा है और क्यों उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो चीफ़ जस्टिस की हैसियत से तो नहीं थे, वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से थे। तो उनके सामने जो नारे लगाना है, तो ये एक अलहदा शाही मंज़र था जो कि आज पार्लियामेंट के अंदर देखा गया। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस की कुर्सी हो, सदर की कुर्सी हो, या और कोई बड़ी कुर्सी हो, ये सारी कुर्सियाँ जो हैं ये हमेशा के लिए नहीं रहनी है। एक ना एक दिन इसने अपनी जो टर्म है वो पूरी करनी ही है, और ये कुर्सियों से उठना ही पड़ेगा। तो माजी में भी इसी तरह से हुआ जी, बहुत सारे आए, कुर्सियों पे बैठे, और फिर कुर्सियों पे बैठने के बाद जब ताकत आई, तो ताकत आने के बाद फिर उनके जो इक़दामात थे, उनके इक़दामात उनके कोलो फेल से मैच नहीं किए, जो कि वो माजी में कहते होते थे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सिटिंग चीफ़ जस्टिस हैं, इनके हवाले से भी यही ख्याल है। देखें, जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं थे, जज थे, और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा था, तो असद तूर ने इनके अगेंस्ट, इनके हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई, और ये जो थे वो